तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक कह लो या कार्बनिक यौगिक कह लो, बात तो एक ही है। तो हमने लिखा भी है, क्या लिखा है? कार्बनिक यौगिक इज इक्वल टू कार्बन युक्त यौगिक। ठीक, बस जिसमें कार्बन होगा तो वो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो ये इस पार्ट में हम लोग कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन वाले पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं हमारे दो तरह के, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। ठीक है, और संतृप्त वालों में क्या होता है कि एल्केन होते हैं वो, और जो असंतृप्त वाले होते हैं उनमें एल्कीन और एल्काइन वाले आते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, चलिए थोड़ा सा समराइज करते हैं इसे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन वाले, जिनमें होता है सिंगल बॉन्ड, या कहते हैं उसको एकल बंध। एकल बंध यानी कि एक लाइन खींची होगी, जैसे कार्बन लिखा है यहाँ पर, इस तरह से कार्बन लिखा है और एक लाइन खींची है कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एकल बंध। अब अगर दो बॉन्ड बने होंगे तो उसे द्विबंध बोलेंगे, तीन बॉन्ड बने होंगे तो त्रिबंध कर देंगे। ठीक है, उसे तो तीन लाइनें होंगी तो त्रिबंध हो जाएगा, दो होंगी तो द्विबंध हो जाएगा, और एक होगी तो एकल बंध कहा जाएगा। ठीक, तो एल्केन वाले कौन से होते हैं? एकल बंध वाले, जिनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, आखिरी में क्या लगा होगा? एन लगा होगा। और इनका फॉर्मूला किस तरह से होता है? कार्बन की जो n होती है CnH2n+2। ठीक, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे n की वैल्यू तो h की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, 2 रखेंगे तो h की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पर अगर 3 रखेंगे कार्बन तो हाइड्रोजन वहां पर 8 हो जाएंगे। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में आते हैं असंतृप्त। असंतृप्त कौन से होते हैं? जिनमें एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, एल्कीन वाले में द्विबंध होता है, यानी कि 2 लाइनें खींची होती है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन वाले में 3 लाइनें खींची होती हैं, यानी कि त्रिबंध होता है वहां पर। तो द्विबंध के कौन कौन से उदाहरण हैं? मेथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। प्रोपिलीन को प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, एथिलीन को एथीन भी बोल सकते हैं, और ब्यूटीन तो ब्यूटीन ही है। और मेथिलीन को मेथीन नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए मेथिलीन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो एथीन और प्रोपीन, ब्यूटीन, इनको इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर जब एक कार्बन रखा जाएगा तो उसके संग में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और उसको बोलेंगे मेथिलीन। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, यानी कि द्विबंध में क्या होगा? यहाँ पर n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, जब यहाँ पर 2 रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से चलती है ये सीरीज। ठीक, उसके बाद में आती है एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है। ठीक, तो इनमें अंतर क्या रहा? यहाँ पर +1 हो जाएगा एन वाले में, इन वाले में क्या होगा? CnH2n हो जाएगा सिर्फ, और जो एल्काइन वाले हैं उनमें 2n-2 हो जाएगा, और H वाले में ही बदलेगा। और कार्बन की तो वैल्यू जितनी भी रखो उसी के हिसाब से हाइड्रोजन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक, तो त्रिबंध में कौन कौन से उदाहरण आ गए? अगर यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पूरे 0 हो जाएंगे, यानी कि कार्बन रह जाएगा। ठीक, तो कार्बन लिखो चाहे रहने दो। उसके बाद में C की जगह अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 मिलेंगे, जिसको बोलेंगे एथाइन। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग 3 कार्बन रखेंगे तो कितने मिलेंगे? 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए। उसी के बाद में C4H6 मिलेगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस तरह से होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।